शहरों को और बड़ी इंडस्ट्रीज को ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलता है। ये अनुभव दुनिया का है। अभी हमारे वर्ल्ड कमीशन डैम्स में हमने 1000 कंसल्टेंट लिए हैं और सैकड़ों रिव्यू का। भारत के बड़े बांधों का रिव्यू पोस्ट फैक्टो कहीं हुआ ही नहीं था, पहला हमने करवाया वो हुआ। और सभी में ये आया है कि जो विकल्प है उसका आधार लेना चाहिए। विकल्प क्या है? विकेंद्रित जल नियोजन। उसमें जल, जंगल, जमीन तीनों का नियोजन होता है। एक एक गांव ही नहीं, एक एक वाटरशेड आप ले लो। एक छोटी वाटरशेड माइक्रो से शुरू करो, फिर मीडियम वाटरशेड और फिर मैक्रो वाटरशेड। तो अभी जैसे ये है ऊपर का समझो माल है, अभी वो जो पूरी है वो पूरी बड़ी वाटरशेड है उसकी, तो उसका भी आपको सोच होना चाहिए। पर शुरुआत आपको छोटी इकाई से, स्मॉलेस्ट यूनिट से करनी। पूरी विकास की अवधारणा और नियोजन इसी में गड़बड़ है कि वो सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट है। पंडित नेहरू ने भाखरा नांगल को आधुनिक मंदिर कहा था, लेकिन बाद में कृष्णा अय्यर, पंडित नेहरू जी और विश्वेश्वरैया अय्यर जो बांध के पक्ष में थे, इनका एक साथ मंच पर कार्यक्रम हुआ था। उसमें नेहरू जी ने साफ कहा था कि मैं मानता हूं कि बिग डैम्स आर डिसीज ऑफ जाइजेंटिसिज्म। एक जायंट डैम्स बनाना ये सही रास्ता नहीं है। वी मस्ट गो फॉर द स्मॉल डैम। त्यांच्या मेमोइर्स में लिखे हुए हमने हमारे पिटिशन में पहले वो कोट किया था नेहरू जी का। वो 3 मूर्ति इससे ढूंढ निकाला था मेमोइर्स में। अभी यूएसए ने 1000 डैम्स डिमोलिश किए हैं एंड रिवर्स आर मेड टू फ्लो फ्री। अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने टुगेदर अबाउट 4000 डैम्स डिमोलिश किए। और 94 में यूएसए ने बड़े डैम्स का कंस्ट्रक्शन रोक दिया। तो जो डैनियल बियर्ड नाम के वहाँ का जो डिपार्टमेंट था बड़े बांध बनाने का, उसको ब्यूरो ऑफ रेक्लेमेशन कहते थे, नाम विचित्र था। तो एज वर्ल्ड कमिश्नर ऑन डैम्स की मैंने उनके साथ 1-to-1 मीटिंग की मांग की और हम बैठ के और बात किए। तो इतना महत्व का चर्चा हुई। He said we have not stopped dams on the economic basis. We have not stopped dams on the environmental basis. हम लोगों ने इकोनॉमिक्स वर्कआउट किया है और इकोनॉमिक्स ऑफ बिग डैम शोज दैट लाभ हानि में कॉस्ट आर हायर एंड बेनिफिट्स आर लोअर। ये क्या करते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत गड़बड़ करते हैं। सरदार सरोवर का क्या हुआ? 1983 में जब वर्ल्ड बैंक से चर्चा चली थी और उसी समय में गुजरात की संस्था से इधर आ गए, आना देखना चालू हो गया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ के एक बहुत बड़े अधिकारी, अभी नाम नहीं लेते, वो उस ग्रुप में थे जिसमें रजनी कोठारी जी, अच्युत याग्निक, धीरूभाई शेठ वगैरह नवनिर्माण मूवमेंट के लोग थे सब गुजरात। तो वो कायम हमारे साथी रहे, तो उन्होंने सब बातें हमको बताई। तो उस समय ये जो चल रहा था वर्ल्ड बैंक से डायलॉग इनका, तो वर्ल्ड बैंक मांग रही थी ये स्टडीज दे दो, ये प्लान्स दे दो, ये दे दो, तो ये दे नहीं पाए थे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं हुआ था, मतलब इकोनॉमिक अप्रेजल ऑफ द डैम। तो इन्होंने टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी सर्विसेज को दिया, तो उन्होंने उनकी जो रिपोर्ट है अप्रेजल ऑफ डैम, उसमें साफ लिखा है कि हमको समय बहुत कम दिया गया, तो हम लोगों को हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी नहीं था नर्मदा का, क्योंकि कम से कम 40 साल का, पर कम से कम 20 साल का डेटा लगता है मालूम होने के लिए कि कितना पानी हर बारिश में आ सकता है। तो उसके ऊपर बेनिफिट्स ड्रॉ होते हैं, तो वो डेटा नहीं था। इन्होंने कहा हमने तापी का डेटा लेकर ये एनालिसिस किया, साफ लिखा है उसमें। रिहेबिलिटेशन पर एक पैराग्राफ था और 11 करोड़ रुपया कीमत बताई थी। अब ये टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी, और उसमें क्या होता है, वर्ल्ड बैंक का अगर आप अप्रेजल रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें लंबी सूची पीछे जोड़ी कि ये स्टडीज प्लान्स बाकी है, प्रोजेक्टाइज्ड
स्टडीज उसको कहते हैं। और फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न लगा के रखा, इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न लगा के रखा, 1 रुपी कॉस्ट पर 1.84 रुपीज फायदा होगा, ये बताया। क्योंकि कितने ऊपर कितना 1 रुपी पर 1.84 पैसे, मतलब 1 रुपी पर 84 पैसा लाभ होगा। हाँ, ये इनका गणित था। लेकिन उसके नीचे पैराग्राफ्स में लिखा था कि अगर कॉस्ट इंक्रीजेस बाय दिस मच परसेंट या बेनिफिट्स गेट रिड्यूस्ड बाय दिस मच परसेंट, द BC रेशियो, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो विल बी 0 और नेगेटिव। और अभी कॉस्ट कितनी थी? टाटा TCS ने जो किया उस समय 4200 करोड़ कॉस्ट मानी थी। अभी कितना खर्चा हुआ है? फिर बोलते लगे 13000 करोड़, फिर बोलने लगे 25000 करोड़, फिर मालूम पड़ा कहीं कहीं से डेटा आता है तो 50,000 करोड़। अभी अंदाजा है 55 to 60,000 करोड़ से स्पेंड। और अभी भी कुछ हजार किलोमीटर के छोटे छोटे कैनाल्स बांधना बाकी है, इसीलिए कच्छ में पानी खेती वालों को मिल ही नहीं रहा है। नाही, आता मी लाभाचं नंतर सांगते, पण अभी हे पण सांगते की नहीं मला हे घड्यात कफ आला। जो मध्य प्रदेश के जो गांव हैं वो आज आप देखेंगे तो आप चकित ही जाएंगे, इतने बड़े गांव ध्वस्त हुए। अभी उसके बदले में पुनर्वास स्थल बन गए। अभी भी गांव में लोग हैं, पुनर्वास स्थल पर है, उनका कुछ ना कुछ बाकी है, सब पैक्शिट है हमारे पास। अभी मध्य प्रदेश के पूरे 193 गांव डूबे नहीं हैं, 178 गांव तक दिया। उसके आगे के गांव भी एक्वायर हो चुके हैं, पर गांव उधर ही है। और कई लोगों को भूखंड दे दिया, ऑल्टरनेटिव प्लॉट, जिसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए वो दे दिया, पर उसके आगे के बेनिफिट्स रोक दिए। अनुदान वगैरह, ग्रांट वगैरह घर बांधने के लिए 5,80,000 को रोक दिया। ऐसा सब गड़बड़ है। गुजरात के 17 गांव 19 गांव डूब क्षेत्र में केवल, और पूरे 100% आदिवासी, केवल 17 बोहरी समाज के दुकानदार थे जो मनी लेंडिंग करते थे और व्यापार करते थे, और वो भी हमारे दोस्त रहे और उनको हमने फिर मनी लेंडिंग पर जरा रोका वगैरह। महाराष्ट्र के 33 गांव में एक ही दलित परिवार था मणिबेली में, बाकी सब 100% आदिवासी। अभी मध्य प्रदेश का पहले गांव में हम जा रहे हैं। ये यहाँ से 7 गांव वन गांव है, फॉरेस्ट विलेजेस। अब फॉरेस्ट विलेजेस को रेवेन्यू विलेज करने का डिसीजन 1980 का जे रॉय बर्मन के आधार पर है, वो नहीं हुआ। और लैंड रिकॉर्ड्स इसीलिए अप टू डेट नहीं है। लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट करे बिना अगर भू अर्जन करते हैं तो इसमें बहुत गड़बड़ियाँ होती है, कोई छूट जाते हैं, कोई ये होते हैं, वो होते हैं। तो इन्होंने 2006 का जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया उसका भी पूरा इम्प्लीमेंटेशन न करते हुए आदिवासी क्षेत्र में भू अर्जन करना या पुनर्वास उसके आधार पर, ये गलत है। ये सब हुआ है। अब बेनिफिट्स की बात करें, पर हमने लड़ के एक बेनिफिट लिया पुनर्वास के, वो बात अलग है, वो अलग है। तो ऐसा नहीं, अभी करीबन 50,000 परिवारों का पुनर्वास हुआ है, बाकी कितने? और 20,000 करीबन परिवारों को जमीन का हक मिला है। मैं हक बोल रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र जमीन के बदले जमीन देता है, गुजरात ने जमीन के बदले जमीन दी है, जहाँ खराब जमीनें मिली है वो गड़बड़ है। और मध्य प्रदेश ने 2001 से ही जमीन के बदले जितनी जमीन डूबी है उसकी जो सिविल गाइडलाइन होती है तहसीलदार, उसके आधार पर कीमत देना तय किया। उसका हमने विरोध किया क्योंकि ट्राइब्यूनल में लिखा है मिनिमम 5 एकड़ देनी है, तो जिसकी 3 एकड़ डूबी है उसको भी 5 एकड़ मिलनी है। अगर वो 25% से ज़्यादा डूबी है तो उस परिवार के टोटल, तो फिर वो उन्होंने बदला 2005 में और कुछ क्राइटेरिया लगाए, अभी डिटेल्स में नहीं जाती हूँ आपके लिए, लेकिन उन्होंने 5.58 lakhs फॉर 5 एकर्स इरिगेटेड लैंड,
वो कहाँ पर मिलती है? नहीं मिलती। लोगों ने कहीं कहीं लिया तो कहीं कहीं दूर दूर गांव में पथरीली जमीन, असिंचित जमीन ली, जबकि सिंचित जमीन का कानून है। वो तो हुआ, उसको फिर इतना दलालों ने इसका उपयोग किया क्योंकि उन्होंने स्कीम ऐसी बनाई कि आधा पैसा देंगे, 5.58 का आधा पैसा देंगे, कुछ 2.80 lakhs, उससे आप पूरी जमीन खरीदो 5 एकड़ और रजिस्ट्री पेश करो, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट देंगे। ये संभव ही नहीं था। तो दलालों ने क्या किया, पहले इंस्टॉलमेंट से भी पैसे लिए, कुछ मैं करवा देता हूँ, और दूसरी जमीन खरीदी नहीं, झूठी रजिस्ट्रियां बनाई, पेड़ के नीचे कंप्यूटर लगाकर चुपचाप बैठे थे बहुत।